दोस्तों, पाकिस्तान में आपको डॉक्टर्स बेशुमार मिलेंगे, इंजीनियर्स बेशुमार मिलेंगे, पॉलिटिशियंस भी बेशुमार मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तान में आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत कम मिलेंगे। ये जो हुकूमत दावे करती है मईशत के मजबूत होने के, इसके पीछे रियलिटी क्या होती है? आज हमारी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी तारीख की बुलंद तरीन सतह पे 22% पे पहुंच चुकी है। 2,70,00,000 बच्चा जिसकी उम्र स्कूल गोइंग की है वो आज स्कूलों से बाहर है। 47% पॉपुलेशन पाकिस्तान की गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुकी है। ये मेरे स्टैट्स नहीं हैं, ये वर्ल्ड बैंक के स्टैट्स हैं। गवर्नमेंट हमारी कशकोल पकड़ के कभी IMF के पास जा रही है, कभी गल्फ सऊदी UAE के पास जा रही हैं, जो हमें ऑलरेडी लोन दिए हुए उनको रीस्केड्यूल कर दो। इस सब के साथ अगर आप समझते हैं कि मईशत मुस्तहकम हो रही है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है, शायद आ गई है। ये जो गवर्नमेंट इतना ज्यादा माल इकट्ठा करती है, उस जगह से $2 अरब आ गए, $4 अरब आ गए, ये सारे जाते किधर हैं? जो नए कर्जे लिए जा रहे हैं वो पिछले कर्जों की इंटरेस्ट पेमेंट, पिछले कर्जों की प्रिंसिपल पेमेंट में खर्च हो रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है जनाब टैक्स की कलेक्शन नहीं हो रही, टैक्स नहीं सही तरह से इकट्ठा हो रहा, टारगेट्स नहीं पूरे हो रहे, जबकि दूसरी तरफ जो सैलरीड पर्सन है, जो जॉब करते हैं, वो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। सैलरीड का टैक्स बिजनेस टैक्स के बराबर कर दिया है, दुनिया में कहीं नहीं होता। उसके बाद आपने कोई भी चीज लेनी है 18% सेल टैक्स हो गए। आप गलती से उसमें से कुछ अमाउंट अगर सेव करना चाहते हो, कहीं इन्वेस्ट करते हो, उस पर जो कोई डिविडेंड आता है, कोई प्रॉफिट आता है, 15% उसके ऊपर टैक्स दोगे। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान का नाम जो है ना वो टैक्सिस्तान कर देना चाहिए। मिथ है कि जी हमारा जो बिजनेसमैन है वो टैक्स नहीं देता, वो टैक्स चोर है। आपने जितने मुश्किल सिस्टम कर दिए हुए हैं, जितना ज्यादा वो टैक्स दे रहा है, वी शुड अप्रिशिएट आवर बिजनेसमैन कि वो इस हालात में भी मुल्क को सर्व कर रहा है, काम कर रहा है, भागा नहीं है। अगर पाकिस्तान में इसी तरह की सिचुएशन रही तो कोई भी जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं आएगी, अगरचे कि यहाँ पे पोटेंशियल है या नहीं है। जो ऑलरेडी है वो ही नहीं टिक रही। फाइजर फार्मास्यूटिकल चला गया पाकिस्तान से, माइक्रोसॉफ्ट, टेलीनॉर इस वक्त डील कर रहा है यूफोन के साथ कि हमारे सिस्टम लो और हम लोग यहाँ से भाग जाएं। शेल आपका जाने के लिए तैयार है। हमारे लोकल इन्वेस्टर भी नहीं एक्सपेंड कर रहे, यहाँ से फैक्ट्रियाँ उठा के बिजनेस उठा के बाहर लेके जा रहे हैं। एक शान फूड चला गया, नेशनल फूड्स की बात कर लें, आप पैकेजेस की बात कर लें, सफायर टेक्सटाइल की बात कर लें, एमटेक्स की बात करें, एक्सपेंशन वो पाकिस्तान की बजाय वो बाहर करना शुरू हो गए हैं। शुरू से सुनता है कि जनाब जो हमारा बजट है ना उसका 70%, 80% तो फौज ही खा जाती है, तो बाकी की रह गया। तो ये जो मिथ है कि जनाब फौज 70-80% खा गई या खा जाती है, इसके पीछे क्या हकीकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, पाकिस्तान में आपको डॉक्टर्स बेशुमार मिलेंगे, इंजीनियर्स बेशुमार मिलेंगे, इवन के पॉलिटिशियंस भी बेशुमार मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तान में आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत कम मिलेंगे। आप हैरान होंगे कि शायद इस वक्त पाकिस्तान में टोटल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो 3,000-4,000 से ज़्यादा नहीं होंगे। और लकीली आज हमारे पास एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जो माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 12 साल से मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात वो वज़ीराबाद से। और आज हम इनसे भरपूर तरीके से सीखेंगे कि ये जो हमें रोज़ाना बताया जाता है कि जनाब हमारी स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, आज हमने अपने टैक्स के सारे टारगेट्स पूरे कर लिए हैं, अब पाकिस्तान का मुश्किल वक्त गुजर चुका है, अब देखना आपको बहुत ही अच्छी खबरें मिलेंगी और आपका वक्त बदलने वाला है। इन सारी बातों के पीछे हकीकत क्या होती है, ये सब कुछ जानने के लिए आज आपको ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी देर के लिए मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन इसका फ़ायदा आपको सारी ज़िंदगी होगा। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं राजा करमुल्लाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग एंड थैंक यू फॉर दिस ग्रेट इंट्रोडक्शन। हैप्पी टू हैव यू। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि डेली हमें ख़बरों में ये सुनने को मिलता है और हुकूमत कहती है जनाब मईशत जो है मुस्तहकम हो चुकी है। अब हमारे पास जो है वो बहुत कुछ आ चुका है जो हमारे पास पहले नहीं था, पहली हुकूमत तबाह कर चुकी है। ये जो हुकूमत दावे करती है मईशत के मजबूत होने के, इसके पीछे रियलिटी क्या होती है? अच्छा, थैंक यू शहबाज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने आज जो है ना अपने व्यूअर्स के लिए रखा है, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी अपॉर्चुनिटी कि मैं इसके ऊपर थोड़ी सी लब कुशाई कर सकूं। अच्छा, मैं आपके सामने सवाल के जवाब में ना कुछ फिगर्स रखता हूँ
फैसला फिर आप पे छोड़ता हूँ और अपने व्यूअर्स पे छोड़ता हूँ कि वो फैसला करें कि क्या वाकई हुकूमती दावों में कोई जान है, कोई बेस है, या ये वही हुकूमती दावे हैं जिस तरह के हमारे पॉलिटिशियंस के सियासी नारे होते हैं। बिल्कुल। आज हमारी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी तारीख की बुलंद तरीन सतह पे 22% पे पहुँच चुकी है। एग्जैक्टली। लास्ट ईयर सिर्फ 26 लाख लोग जो एम्प्लॉयड थे वो अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, बेरोज़गार हो चुके हैं। इन्फ्लेशन और महंगाई का ये आलम है कि लास्ट 3 साल में फूड इन्फ्लेशन, जो खाने पीने की अशिया की इन्फ्लेशन है, लास्ट 3 साल का आप अगर उसे कंबाइन कर लें तो तकरीबन 60% हो चुकी है। 60%? 2 करोड़ 70 लाख बच्चा जिसकी उम्र स्कूल गोइंग की है वो आज स्कूलों से बाहर है। 47% पॉपुलेशन पाकिस्तान की गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुकी है। ये मेरे स्टैट्स नहीं हैं, ये वर्ल्ड बैंक के स्टैट्स हैं। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ लिविंग बीनीथ द पॉवर्टी लाइन। हम गवर्नमेंट हमारी कशकोल पकड़ के कभी IMF के पास जा रही है कि कुछ हमें $2 बिलियन दे दो, $3 बिलियन दे दो। कभी अपनी दोस्त ममालिक स्पेशली गल्फ, सऊदी, UAE के पास जा रही हैं कि और चाइना के पास कि जो हमें ऑलरेडी उन्होंने लोन दिए हुए उनको रीस्केड्यूल कर दो, उनकी पेमेंट को थोड़ा सा आगे ले जाओ। इस सब के साथ अगर आप समझते हैं कि मईशत मुस्तहकम हो रही है, इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है, तो शायद आ गई है। असल में हकीकत ये है कि इट्स ए विंडो ड्रेसिंग। ज़ख़म होते हैं ना, ज़ख़म के ऊपर अगर आप खूबसूरत सी पट्टी लगा लें और आप बोलें कि जी ज़ख़म ख़त्म हो गया है, तो ज़ख़म ख़त्म नहीं होता। ज़ख़म अपनी जगह पे कायम है, बल्कि इन्फेक्शन उसकी फैल रही है। इस वक्त इकॉनमी की डिज़ास्टरस सिचुएशन है। आप एक आम बंदे से तो पूछे ना उसके हालात क्या हैं। तो ये गवर्नमेंट के दावे हैं, गवर्नमेंट की बातें हैं। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है कि मईशत हमारी स्टेबल हो गई है। इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। तो सर, ये जो गवर्नमेंट इतना ज़्यादा माल इकट्ठा करती है, उस जगह से $2 अरब आ गए, $4 अरब आ गए, ये सारे जाते किधर हैं? सर बेसिकली देखें, समझने के लिए ना हमारे पास इशू ये है कि हमारे पास 2 तरह के डेफिसिट्स होते हैं। हमारे पास एक फ़िस्कल डेफिसिट होता है, हम जिसकी बात करते हैं। बजट बनाया, उसमें हमने क्या किया, मोटी मोटी बात कि जी हमारी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इतनी होगी, हमारी गवर्नमेंट की इनकम इतनी होगी। बिल्कुल। जब आप स्पेंडिंग और इनकम का गैप निकालते हैं वो डेफिसिट आ जाता है कि यार हमारे पास ये वाला जो है ना मार्जिन है जिसको हमने पूरा करना है। उस मार्जिन को पूरा करने के लिए, अपने ख़र्चे पूरे करने के लिए हम फिर जगह जगह जाते हैं। या तो कहते हैं कि जो हमारे ख़र्चों में से जो हमारी इंटरेस्ट की पेमेंट है, या तो उसको डेफर कर दो, उसको आगे ले जाओ, या फिर हमें कोई नया कर्ज़ा दे दो क्या कि हम नए कर्ज़े लेके पुराने कर्ज़े अदा कर सकें। तरक्की के लिए, मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए कोई कर्ज़ा यूज़ नहीं हो रहा। आज हमारे कर्ज़ों का जो टोटल हुजम है वो $130 अरब पे पहुंच चुका है। लेकिन जो नए कर्ज़े लिए जा रहे हैं वो पिछले कर्ज़ों की इंटरेस्ट पेमेंट, पिछले कर्ज़ों की प्रिंसिपल पेमेंट में खर्च हो रहे हैं। तो ये एक हम विशियस सर्कल में फंस गए हैं। जब तक अपनी इकॉनमी को ऑन ग्राउंड हम बेहतर नहीं करेंगे, हम ये कशकोल लेके दर दर ठोकरें खाते रहेंगे। लेकिन सर, ये भी तो कहते हैं कि जनाब इस वक्त जो हमारी ग्रोथ रेट है वो 2.7% है। बिल्कुल। तो ये जो ग्रोथ रेट बताई जा रही है, क्या वाकई इतनी हमारी राइट डायरेक्शन को साबित करने के लिए काफ़ी है? अगर इतनी है तो उसके फ़ायदे क्यों नहीं हो रहे? अच्छा, शहबाज सबसे बड़ा एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। पहली चीज़ कि ये जो 2.7% का गवर्नमेंट ने स्टैट दिया है, इस पर नंबर दिया है हमारी GDP ग्रोथ का, मतलब इकॉनमी की ग्रोथ इतनी हुई है। एक तो इस नंबर के अंदर सीरियस डाउट्स हैं। इवन दो चलें हम फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम इस बात को मान लेते हैं कि यार 2.7% का जो फिगर है ये ठीक है, लेकिन एक काउंटर आर्गूमेंट ये है कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो 3.25 से 3.3% से ग्रो कर रही है पॉपुलेशन। आपकी इकॉनमी ग्रो कर रही है 2.7% से, जो गवर्नमेंट का दावा है। आपकी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है 3.3% से, तो देयर इज अ गैप ऑफ 0.6%। एग्जैक्टली। आपकी लोग जो हैं वो गरीब होते जा रहे हैं इवन विद दिस 2.7% ग्रोथ। आपकी ग्रोथ तो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ को मैच नहीं कर पा रही। आपकी पर कैपिटा इनकम कम से कम तर होती जा रही है। तो ये अगेन हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत नाकाफ़ी है हमारी पॉपुलेशन को ही मीट करने के लिए। देखें ब्रेक इवन कब आएगा? जब ब्रेक इवन तब आएगा जब एटलीस्ट आप पॉपुलेशन की ग्रोथ को मैच कर जाएंगे। हमारी गवर्नमेंट का कोई फोकस नहीं है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। क्यों नहीं है वो आगे जाके इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो 2 तरीके हैं, या तो पॉपुलेशन आप कम कर लें,
उसकी ग्रोथ कम करें या अपनी इकॉनमी की ग्रोथ बढ़ा लें। और आपकी दूसरा पॉइंट, क्या ये 2.7% का नंबर ठीक है? अगर आप मेरे से पूछें तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसे फोर्ज नंबर, एक फैब्रिकेटेड नंबर है। किस तरह? मैं कोई एग्जांपल देता हूँ। इन्होंने कहा कि जी कंस्ट्रक्शन का जो है इंडस्ट्री वो 6% से ग्रो की है हमारे इस साल। ठीक है, 6% से मान लेते हैं, लेकिन अगर 6% से कंस्ट्रक्शन ग्रो की है तो सीमेंट और स्टील की इंडस्ट्री नेगेटिव ग्रोथ में कैसे जा सकती है? या तो आप गारे से ही बनाना शुरू कर दिए ना आपकी कंस्ट्रक्शन जहाँ पे भी हो रही है। हाँ जी। मतलब स्टील और सीमेंट दो ऐसी इंडस्ट्री हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बैकबोन है। हाँ जी। वो दोनों नेगेटिव में गई हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री 5% ग्रो कर गई है, एग्रीकल्चर को भी आपने 5% से ग्रो करा दिया, जबकि गवर्नमेंट के अपने स्टैट्स कहते हैं कि जो हमारी मेजर क्रॉप्स हैं 5 जो हैं, गंदम, चावल, गन्ना, मेज़, कपास, इनमें लास्ट 2 साल में 14% की गिरावट है, 14% उनमें नेगेटिव ग्रोथ है। तो आपने 5% ग्रोथ कैसे दिखाई है? लाइफ स्टॉक। आपने कहा लाइफ स्टॉक हमेशा से बैलेंसिंग फिगर होता है, क्योंकि शायद लाइफ स्टॉक की कैलकुलेशन की स्टडी आज से कोई 15-20 साल पहले हुई होगी, अभी कोई स्टडी नहीं होती। जब भी बनाते हैं ना सारा ये कैलकुलेशंस होती हैं तो लाइफ स्टॉक को एज ए बैलेंसिंग फिगर डाला जाता है। लाइफ स्टॉक की अब 15 से 20% की ग्रोथ दिखा रहे हैं। मैं पूछता हूँ, जितनी महंगाई है, जितनी बेरोज़गारी है, मुझे आप बताएं। डोंट एक्सेप्ट व्हाट आई एम सेइंग। आप जाएं किसी कसाई के पास, उनसे पूछें भाई आपकी जो सेल है बीफ की, मटन की, चिकन की, वो क्या बढ़ी है कि कम हुई है? यू विल गेट योर आंसर। अभी ईद गुजरी है, ईद कुर्बान गुजरी है, आप उनसे व्यापारियों से जाके पूछें कि क्या इस बार उनकी बिक्री ज़्यादा हुई है या कम हुई है जानवर। तीसरी चीज़ आपको आर्गूमेंट देंगे कि यार हमारी जो है ना एक्सपोर्ट हो जाता है, हमारा बहुत है लाइफ स्टॉक है, अफगानिस्तान एक्सपोर्ट हो जाता है। लेकिन पिछले साल तो अफगानिस्तान हुकूमत के साथ हमारे मामलात ऐसे नहीं थे जहाँ पे हम एक्सपोर्ट मतलब जितनी होती है उतनी भी नहीं हुई। तो वो कैसे आप क्लेम कर रहे हैं? वो एक बैलेंसिंग फिगर डाल के नंबर पूरे किए गए हैं IMF को खुश करने के लिए। तीसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, 4 क्वार्टर्स होते हैं एक साल में, 3 क्वार्टर की एवरेज ग्रोथ आपकी आ रही है 1.5%। पूरे साल में 2.7% ग्रोथ दिखाने के लिए आपको आखिरी क्वार्टर में 4.7 से 5% की ग्रोथ दिखानी है। और आखिरी क्वार्टर हमारा नॉर्मली कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती, लेकिन अगर मान लिया भी जाए तो ऐसा क्या किया है जो हमें नज़र नहीं आ रहा कि आपके 3 क्वार्टर की एवरेज ग्रोथ 1.5% और आखिरी क्वार्टर में आपने 5% की ग्रोथ दे दी। ये तो मोर सही हो गया ना वैसे। और उसके बाद देखें हमारी ग्रे इकॉनमी में बहुत ज़्यादा जा रही है, अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, हम पुश कर रहे हैं वहाँ पे लोग। आपको एक बड़े मज़े की फिगर देता हूँ, अगेन आई डोंट नो हाउ द व्यूअर्स विल टेक इट, लेकिन पाकिस्तान की टोटल इकॉनमी का हुजम है $411 अरब के करीब, 411-12 बिलियन डॉलर्स। आई आस्क यू, 6-7 गुना बड़ा मुल्क है इंडिया, उसकी इकॉनमी का हुजम क्या होगा? तो यही होना चाहिए, मतलब 2025 3,000 $4,400 अरब इंडियन इकॉनमी का हुजम है। $4,400 अरब। हम बैठे हुए हैं $411 अरब के ऊपर। उनके सिर्फ 3 शहर, बेंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव, इन तीनों की जो इनकम है, जो GDP है, वो पाकिस्तान पूरे की GDP से 3 गुना ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने अपनी लोगों के ऊपर इन्वेस्ट किया, ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट किया। खैर GDP के ऊपर आए तो ये ग्रोथ पहली चीज़ बिल्कुल नाकाफ़ी है। हमारे मामलात को, जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट हैं, जिस तरह के हम डेट बर्डन में हैं, जिस तरह के हम बेरोज़गारी और महंगाई में फंसे हुए हैं, इस ग्रोथ के साथ हम वी विल नॉट रीच एनीवेयर। तो ये जो दूसरे तीसरे दिन ये सुनने में आ जाता है जनाब, स्टॉक मार्केट जो है वो रिकॉर्ड ऊपर चली गई है, नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। अब ये स्टॉक मार्केट का क्या चक्कर है? ये कौन से रिकॉर्ड कायम होते हैं जो उनके पास ही होते हैं, हमें तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। नहीं, अच्छा, अब आपका ना एक ये बड़ा टेक्निकली गुड क्वेश्चन आई वुड से कि हाँ, हमारी स्टॉक मार्केट ने लास्ट 2 साल में एक रिमार्केबली परफॉर्म किया। मतलब इसके अंदर नो डाउट कि 40,000 के इंडेक्स से आज 1.5 लाख के इंडेक्स पे बैठी हुई है, तो यस, स्टॉक मार्केट इज़ परफॉर्मिंग। लेकिन हमें उसको देखने के लिए देखना होगा कि पूरा ओवरऑल अगर आप इकॉनमी की अगर आप व्यू लेते हैं ना, पाकिस्तान में लोगों का इन्वेस्टमेंट का सबसे कहते हैं चहीता एरिया कौन सा था? आपके पास अगर 50 लाख रुपए हों, आप किस चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं? या आम पाकिस्तानी के लिए क्या सोचती कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है? प्लॉट, सादा सा मामला। हमारी सारी लोगों की जो पैसे हैं, जो इन्वेस्टमेंट है, जो सेविंग है, वो प्लॉटों में थी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। लास्ट 2 ईयर्स में जो
एक शिकंजा कसा गया है आपके लैंड माफिया के अराउंड, और प्लॉटों की सेल परचेज को मुश्किल किया गया है विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेवरल टैक्सेस। हाँ जी। अब लोगों को नज़र आया कि भाई ये प्लॉटों में तो पैसे बनेंगे नहीं। हाँ जी, टैक्सेस बहुत हैं। लोगों ने वहाँ से पैसा निकाला, और आपको पता हो अब तो हमारा पॉलिसी रेट जो इंटरेस्ट रेट 11% है, पहले 22-23% तक चला गया हाँ था। जी। लोगों ने वहाँ से पैसा निकाला और पैसा निकाल के इन्वेस्ट किया जो बैंकों के म्यूचुअल फंड्स आते हैं। हाँ जी, 22-23% का रिटर्न पैसा आपको रख के घर बैठे मिल रहा था। बिल्कुल। आपके म्यूचुअल फंड्स ने फिर इन्वेस्ट किया आपकी स्टॉक मार्केट में। अच्छा अच्छा अच्छा। ये वो पैसा है, इकोनॉमी के अंदर पैसा वही है जो पहले था, पहले प्लॉटों की सूरत में था, अब वो पैसा निकल के स्टॉक एक्सचेंज में आ गया थ्रू म्यूचुअल फंड्स। तो ओवरऑल इकोनॉमी की अगर आप पिक्चर लेंगे तो उसमें आपको फ़र्क नहीं पड़ा, इकोनॉमी को फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, क्योंकि न्यू इन्वेस्टमेंट आई स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के नंबर्स बढ़ गए, एक उसने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई एंड मैनी पीपल हैव बेनिफिटेड। देखिए आपको मैं शहबाज साहब एक बात बताऊं, रीजन में ना हम अपने रीजन की बात करते हैं, पाकिस्तान का जो सेविंग परसेंटेज है ना लोएस्ट है, वी आर एट 12% नेशनल जो सेविंग परसेंटेज है ना, इंडिया 40 पे है, बांग्लादेश श्रीलंका 30% पे है। 30%? जी 30%? इंडिया 40, बांग्लादेश श्रीलंका 30%, चाइना इज़ अगेन 40%। अच्छा, ठीक है, हम लोग 12% पे हैं। दिस इज़ द इशू। हम लोग जब हमारी इकॉनमी के पास ऊपर हम सेव करने की तरफ जाते ही नहीं हैं, इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते ही नहीं हैं, और जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो ब्लैक मनी की। देखें प्लॉटों में कौन से पैसे आते हैं आप मुझे बताएं। ब्लैक मनी सारी की सारी पार्क आपकी प्रॉपर्टी में हुई हुई थी, बिल्कुल। वहीं से वाइट करके जो है आगे उसको सिस्टम चलाया जा रहा था। अब पाकिस्तान में ये मुश्किल हो गया, लोगों ने पैसा जो वाइट मनी था, जिसकी ट्रेल थी, जिसको वो जस्टिफाई कर सकते थे, वो उन्होंने प्लॉटों से प्रॉपर्टी से निकाल के म्यूचुअल फंड्स ने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की। अभी भी मैं समझता हूँ स्टॉक एक्सचेंज नीचे है, इंडेक्स इज़ लो। देखें हम 9%, 8 से 9% है हमारा GDP का, हमारी स्टॉक एक्सचेंज कितनी 8 to 9%। हाँ जी। चाइना इज़ एट 100% ऑफ देयर GDP, उनकी स्टॉक मार्केट का हजम 100% ऑफ देयर GDP है। अच्छा। अगेन मैं बात करूंगा, लोगों ने कहना कि कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड है इंडिया से, लेकिन इंडिया का 130% है। देखें चाहे आपका मुखालफ है, आपका कंपेटिटर है, लेकिन कोई चीज़ अगर अच्छी हो रही है ना तो अपने मुखालफ से भी सीखनी चाहिए। बिल्कुल सीखनी चाहिए। 130% पे है। हम इंडिया की इकॉनमी की बात की, 4,400 ट्रिलियन, 4.4 ट्रिलियन डॉलर्स पे है। उसकी वजह ये है कि उनकी इन्वेस्टमेंट रेट ज़्यादा है, वहाँ की स्टॉक मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में बहुत पोटेंशियल अभी भी है। इट्स ए बेटर प्लेस टू इन्वेस्ट इन कंपैरिजन टू आपकी कोई भी प्लॉट श्लॉट गोल्ड शोल्ड, इट्स ए बेटर प्लेस टू इन्वेस्ट। लेकिन ट्रेड नहीं, आप अगर ट्रेड आके सट्टा खेलने आएंगे, ट्रेड करने आएंगे, तो दुनिया से पाकिस्तानी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज में जो ये ट्रेड करते हैं ना, जो स्पेशली लेवरेज लेके, दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज में 93% लोग लॉस करते हैं। 93% ऑफ द टोटल ट्रेडर्स एंड्स अप इन लूजिंग मनी, मार्केट ऑलवेज विन। जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आता है 99% वो सक्सेसफुल होता है, जो लॉन्ग टर्म व्यू से आता है। तो यस, स्टॉक एक्सचेंज हैज़ परफॉर्म्ड वंडर्स। इसके पीछे जो रीज़न है वो मैंने आपको बताई है। अब सर यहाँ पे क्वेश्चन ये भी है कि गवर्नमेंट कहती है जनाब टैक्स की कलेक्शन नहीं हो रही, टैक्स नहीं सही तरह से इकट्ठा हो रहा, टारगेट्स नहीं पूरे हो रहे, जबकि दूसरी तरफ जो सैलरीड पर्सन है, जो जॉब करते हैं, वो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। तो गवर्नमेंट अमीरों से टैक्स क्यों नहीं लेती? कहाँ पे फ्लॉज है इनके टैक्स के कलेक्शन सिस्टम में? अब इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? अच्छा, ये एक मिथ है कि अमीरों से टैक्स नहीं लेती। तमाम अमीरों की बात नहीं हो रही यहाँ पे एक स्पेसिफिक तबके की बात होगी। उससे पहले ना आपको टैक्स का ब्रेकअप मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। पिछले साल हमारा टैक्स टारगेट था 13,000 अरब के करीब, हमने रुपये का ना टारगेट रखा था। उसमें जो कलेक्शन होती है ना आपकी इम्पोर्ट के दफ़ा में, इम्पोर्ट ड्यूटी की मद में आप 5,000 अरब तो आप इम्पोर्ट ड्यूटी FED रेगुलेशन ड्यूटी XYZ लगा के इम्पोर्टर से ले लेते हो। 5,000 आप वहाँ से कर लिया, तकरीबन 4-5,000 आपको दे देती है टॉप 30 कंपनीज, जो कॉर्पोरेट सेक्टर बैठा हुआ है ना हमारा टॉप 30। अच्छा, 5-5,500 अरब वो आपको जमा करके दे देता है। ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है ना सैलरीड पे भी और कॉर्पोरेट पे भी
हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट्स हैं हमारी अपने रीजन में, शायद मैं तो कहता हूँ दुनिया में शायद सबसे हाईएस्ट होंगी। लेकिन उसके बाद आपका जो बाकी बचता है फिर वो सेल्स टैक्स से आता है, फिर आपकी जो सैलरीड क्लास है ना उसको निचोड़ा जाता है। 550-600 अरब के करीब सैलरीड क्लास ने टैक्स दिया है, मतलब सैलरीड का टैक्स बिजनेस टैक्स के बराबर कर दिया है, दुनिया में कहीं नहीं होता लेकिन इन्होंने कर दिया। उसके बाद आप सैलरी के बाद टैक्स कटा के जो ज़्यादा कमा रहे हो 40-45% टैक्स कटा के आप घर से बाहर निकलते हो, आपने कोई भी चीज़ लेनी है 18% सेल टैक्स दोगे। हाँ जी। आप गलती से उसमें से कुछ अमाउंट अगर सेव करना चाहते हो, कहीं इन्वेस्ट करते हो, उस पर जो कोई डिविडेंड आता है, कोई प्रॉफिट आता है 15% उसके ऊपर टैक्स दोगे। बिल्कुल। तो मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान का नाम जो है ना वो टैक्सिस्तान कर देना चाहिए। ये सिर्फ सैलरीड क्लास का इशू नहीं है, कॉर्पोरेट के ऊपर टैक्स सैलरीड क्लास से भी ज़्यादा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक कॉर्पोरेट के ऊपर कितना टैक्स है आपको पता है? इफेक्टिवली मोर देन 60% जो उसका प्रॉफिट है वो टैक्स की नज़र हो जाता है। अच्छा, 60%? ब्रेकअप बता सकता हूँ मैं आपको इफ़ यू वांट। 29% टैक्स है कॉर्पोरेट के ऊपर, सीधा सीधा टैक्स, जो कमाया 29% टैक्स। उसके ऊपर 10% सुपर टैक्स है जो लगाया 2015 में 1 साल के लिए था, ना नून ने ख़त्म किया, ना पीटीआई ने ख़त्म किया, ना अब दोबारा पीडीएम की गवर्नमेंट है उन्होंने ख़त्म किया। तो 29% जमा 10% सुपर टैक्स 39%। 2% आ जाता है वर्कर्स वेलफेयर फंड WWF, 5% आ जाता है WPPF वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेटरी फंड, 40% हो गया। इसके बाद अगर जो कंपनी है वो अपने ऑनर को, जो शेयर होल्डर्स भी होते हैं, उनको कुछ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, 15% उसके ऊपर टैक्स। हेलो, तो 61% तो वो दे के आप आगे, मतलब कॉर्पोरेट का 61% के करीब तो टैक्स चलता है। तो उन्होंने मतलब एवरीवन, दिस इज़ अ कैपिटलिस्ट मार्केट ना, लोग कमाने आते हैं, लोगों को कमाना है। तो जब आप 61% टैक्स लेंगे तो लोग कमाएंगे क्या? ये मिथ है कि कॉर्पोरेट सेक्टर अमीर सेक्टर है, सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। हाँ, जो टैक्स नहीं देता वो कौन सा सेक्टर है? जिसका बर्डन आप भी उठाते हैं, मैं भी उठाता हूँ। वो कौन है? वो हैं जी एग्रीकल्चर। अच्छा। माफिया ज़िम्मेदार हमारा रिटेलर, होलसेलर, प्रोफेशनल्स जो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर, जो अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। जीडीपी में ना एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है ना वो है 20% कंट्रीब्यूट करता है। आपका टैक्स में कितना कंट्रीब्यूशन होगा उसका आपके ख्याल में? जीडीपी में 20% है, टैक्स में कितना होगा? होना चाहिए 10-15 तो होना चाहिए। 0.1% हैं? 20% जीडीपी में हिस्सा है, 0.1% टैक्स में हिस्सा है। अच्छा। एग्रीकल्चर 20%, कॉर्पोरेट जो इंडस्ट्री है हमारी 20%, उनका भी जीडीपी में हिस्सा है, टैक्स में हिस्सा 70% है। अच्छा। तो ये एक मिथ है कि जी हमारा जो बिजनेसमैन है वो टैक्स नहीं देता, वो टैक्स चोर है, वो अमीर बंदा टैक्स चोर है। आपने जितने मुश्किल सिस्टम कर दिए हुए हैं, जितना ज़्यादा वो टैक्स दे रहा है, ये तो वी शुड अप्रिशिएट आवर बिजनेसमैन कि वो इस हालात में भी मुल्क को सर्व कर रहा है, काम कर रहा है, भागा नहीं है। हालांकि जितनी टफ सिचुएशन है उसको बचता क्या होगा? हाँ जी, बिल्कुल। तो ये मामलात हैं हमारा। हमें मसला वो डिपार्टमेंट्स, वो इकॉनमी के सेगमेंट्स जो कि टैक्स नेट से बाहर हैं, उनको लेके आने की ज़रूरत है टैक्स नेट में, ना कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनको टैक्स के बोझ के नीचे दबाई जाओ। हाँ जी, उनको और निचोड़ें। मतलब कहीं पे होता है काम नहीं है। देखिए मसला ये है कि एफबीआई काम नहीं करना चाहता। देखें आपको जो जितनी मैंने कैलकुलेशन बताई वो इजी है ना। इंपोर्ट्स का टैक्स इंपोर्ट के टाइम पे कट गया, कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ी ज़्यादा। कंपनीज़ वो नॉर्मली, मतलब मेजॉरिटी दे आर वेरी क्लियर इन देयर डीलिंग्स। आई हैव बीन वर्किंग विद, मैंने एमएनसीज़ में भी, मल्टीनेशनल में भी काम करके देखा है। मेरा ऑडिट्स के दौरान या आगे पीछे मेरा लोकल हमारे जो इंडस्ट्री है उससे भी पाला पड़ा है। मिथ है कि यार ये बहुत ज़्यादा टैक्स चोर हैं, ये फलाने हैं, ये ढिमकाने हैं, ये एक मिथ है। वो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन जो लोग टैक्स नहीं दे रहे, आप उनको लेके आने की बजाय आप उन लोगों को जो टैक्स दे रहे हैं उनको बर्डन डालते जाएंगे। एक लिमिट तक की बर्दाश्त कर सकेगा ना, फिर सारे कहेंगे अच्छा जी ब्लैक इकॉनमी की तरफ जाओ, अनडॉक्यूमेंटेड की तरफ जाओ, कैश ट्रांजैक्शन में जाओ।
आप शो ही ना करो। बहुत सी कंपनियां मैं जानता हूं अभी कि उन्होंने अपनी एम्प्लॉयज़ को जो बोनस वोनस हैं वो कैश में देना शुरू कर दी हैं ताकि एम्प्लॉई के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। एक कंपनी, एक बड़ा ग्रुप है लाहौर का, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वो क्या करता है, वो टैक्स का एडिशनल टैक्स का बर्डन अपने ऊपर ले रहा है, एम्प्लॉयज़ को टैक्स के रिफ़ंड कर रहा है कि जितना आपका एक्स्ट्रा टैक्स कट गया है उसको रिफ़ंड कर रहा है। दे आर ट्राइंग टू अकोमोडेट देयर एम्प्लॉयज़, लेकिन ये काम गवर्नमेंट का है। ये काम गवर्नमेंट का है कि वो सोचें यार कि यार जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर कुछ रहम करें। उन्होंने बहुत ज़्यादा सर्व कर दिया है इस मुल्क को। अब जो लोग बाहर हैं, मतलब कितना मुश्किल है। आपने ताजिर दोस्त स्कीम लेके आए, पूरी तरह फ्लॉप हो गई, जिसमें आप रिटेलर्स और होलसेलर्स को आप लेके आना चाह रहे थे। आप ईटरीज देख लेना, जो आपके खाने के ढाबे हैं, पिज़्ज़ा शॉप्स हैं, बर्गर शॉप्स हैं, कितना टैक्स दे रहे हैं? ज़ीरो। हाँ बिल्कुल, आपसे और मेरे से ज़्यादा कमा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। टैक्स में कोई शेयर नहीं है। मतलब पाकिस्तान को ठीक करने का सिर्फ हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है ना, उनको भी कुछ बर्डन हमारे साथ शेयर करना पड़ेगा। दिस इज़ अगेन मिथ है कि हमारा अमीर बंदा टैक्स नहीं दे रहा। अब यहाँ पे आपने बात की कि जनाब जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो 60% से भी ज़्यादा टैक्स देता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाए, अगर पाकिस्तान में इसी तरह की सिचुएशन रही तो कोई भी जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं आएगी ना, तो कोई भी यहाँ पे पैसा नहीं लगाना चाहेगा, अगरचे कि यहाँ पे पोटेंशियल है या नहीं है। जब बात आपने ना दुखती रग, जो हमारी इकॉनमी की, मेरी नहीं, इकॉनमी की दुखती रग है ना, उसको टच किया यहाँ पे। जो हमारे पास FDI कहते हैं हम, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगेन इस दफ़ा मैं इंडिया की परसेंटेज नहीं बताऊंगा, लेकिन बांग्लादेश में 30% है, श्रीलंका में तकरीबन 25% है, पाकिस्तान 10%। याद रहे श्रीलंका भी डिफ़ॉल्ट से वापस आया है, डिफ़ॉल्ट हो गया था 10%। तकरीबन 2-2.25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है लास्ट ईयर। उसमें से भी मोर देन हाफ चाइना ने की है, जो CPEC के प्रोजेक्ट्स के अंडर आनी थी। जी जी। आप कह रहे हैं न्यू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, जो ऑलरेडी है वो ही नहीं टिक रही। फाइज़र फार्मास्यूटिकल चला गया पाकिस्तान से, माइक्रोसॉफ्ट रिसेंटली उसने ऑपरेशन बंद कर दिया। टेलीनॉर इस वक्त डील कर रहा है यूफोन के साथ कि हमारे सिस्टम लो और हम लोग यहाँ से भाग जाएं। अच्छा, मतलब शेल आपका जाने के लिए तैयार है। हाँ जी, वो भी जाएगा। ठीक है, हम नई की तो बात अगेन जो पहले मैंने की थी, जो पुरानी है उनको ही रोक लो यार, नई तो बाद में आएगी। हमेशा आप याद रखें कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना, वो लोकल इन्वेस्टमेंट के बाद आती है। जब लोकल लोग इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे ना, हमारा बिजनेसमैन एक्सपैंड करेगा बिजनेस, उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जिसके बाद लोकल जो फॉरेन आपका इन्वेस्टर है वो आएगा। हमारे लोकल इन्वेस्टर भी नहीं एक्सपैंड कर रहे, रादर यहाँ से फैक्ट्रियाँ उठा के, बिज़नेस उठा के बाहर लेके जा रहे हैं। आई कैन नेम द कंपनीज। शान फूड चला गया, उसने अपने ऑपरेशंस वहाँ पे भी शुरू कर दिए दुबई में। नेशनल फूड्स की बात कर लें, आप पैकेजेस की बात कर लें, आप सफ़ायर टेक्सटाइल की बात कर लें, एमटेक्स की बात करें, ये सारी वो कंपनियां हैं जिन्होंने या तो बांग्लादेश में या दुबई में अपने सेटअप स्टार्ट कर दिए हैं इन पैरेलल टू पाकिस्तान। अगर एक्सपेंशन वो पाकिस्तान की बजाय वो बाहर करना शुरू हो गए हैं। रीज़न क्या है? देखें, एक तो मैंने आपको टैक्स की रीज़न बता दी। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के लिए ना सबसे इम्पॉर्टेंट है एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बिल्कुल है, सिक्योरिटी इशू है, दहशतगर्दी है। दैट्स ए डिबेट फॉर अनदर डे कि यार उसके पीछे रीज़न क्या है, किसका कसूर है, किसका नहीं। लेकिन द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज़ के हमारे पास दहशतगर्दी है इस वक्त मुल्क में। सिचुएशन इज़ नॉट हैंकी डोरी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिसीज़ इनकन्सिस्टेंट है। आप पूछेंगे कैसे, मैं आपको उसकी भी एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली आपने शुगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का एक स्कैंडल आया है। बिल्कुल आया। आपकी काबीना ने एनालिसिस के बाद, जो कि किसी बाबू ने, किसी ब्यूरोक्रेट ने बना के दिए होंगे उन्हें, कि जी हमारे पास चीनी की वाफर मिकदार में अवेलेबल है, एक्सेस अवेलेबल है, 7,65,000 टन के करीब एक्सपोर्ट कर दो कल दो बार। 140 रुपये की चीनी थी, आपने बाहर भेजी 190 रुपये में चली गई। हाँ जी। उसके बाद काबीना ने, वही काबीना बैठती है, मोस्ट लाइकली उसी ब्यूरोक्रेट ने इनको एक और एनालिसिस बना के दिया होगा कि भाई चीनी की शॉर्टेज हो गई है, 7,65,000 टन जो आपने एक्सपोर्ट की थी, अब 7.5 लाख टन इंपोर्ट कर लो। वाह जी वाह। और इंपोर्ट किस वक्त कर रहे हैं? जिस वक्त गन्ने की फसल की कटाई का टाइम है, ताकि किसान को ना मिल सके उसका बेनिफिट। क्यों, अगर 190 रुपये 95 रुपये भी होगी, किसान भी कहेगा ना कि भाई 190 रुपये पे बेच रहे हो, थोड़ी सी हमारी, थोड़ा सा मैंने फ़ायदा दो। उस वक्त लेके आएंगे जिस वक्त गन्ने की कटाई का टाइम है, ताकि किसान को ये बेनिफिट पास ऑन ना कर सकें। ये एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल अभी आपको बताता हूँ बड़े मज़े की। शब्बर ज़ैदी ने ना, जब चेयरमैन FBR बने,
मैं शब्बर जैदी, बेसिकली आई बिलोंग टू द सेम फर्म जिससे शब्बर जैदी जिसके सीनियर पार्टनर रहे हैं। पाकिस्तान में मे बी आई एम ओवर स्टेटिंग, लेकिन पाकिस्तान में टैक्स मामलात में उससे ज़्यादा कोई जानता नहीं है, किसी मामलात को जानता नहीं है। इज़ ए जीनियस व्हेन इट कम्स टू टैक्स अफेयर्स। उसने काम किया, उसने कहा कि यार ये जो प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ होती है ना, इस पे टैक्स जो है हमने FBR वैल्यू या DC रेट, आपने नाम सुना होगा, ये DC रेट है या FBR वैल्यू, उस पे हमने कहा ये क्या मजाक है, वाई FBR नीड टू सेट ए सर्टन वैल्यू, और हमेशा वो एक्चुअल मार्केट वैल्यू से कम होती है। उसने कहा जी ये ख़त्म करो, अब जो होगा ना वो ट्रांजैक्शनल वैल्यू के ऊपर होगा, जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उस वैल्यू के ऊपर आप टैक्स दे दो जो गवर्नमेंट का बनता है। बिल्कुल। PDM गवर्नमेंट ने आते साथ ही उसको ख़त्म कर दिया। मैं नहीं कह रहा कि ठीक है गलत है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि इनकन्सिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है पॉलिसीज़ में। अभी इसी गवर्नमेंट का देख लें, लास्ट ईयर इन्होंने क्या किया कि जी एक्सपोर्टर्स को ना, उन्होंने कहा एक्सपोर्टर्स नॉर्मली होते हैं, हमारे पास 2 टैक्स की रिजीम्स चल रही होती हैं, हम कहते हैं FTR फाइनल टैक्स रिजीम और NTR नॉर्मल टैक्स रिजीम। फाइनल टैक्स रिजीम में एक्सपोर्टर्स आते हैं जिनको कहते हैं कि यार आप अपने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स नहीं दोगे, आपने जितनी सेल की है ना सेल के ऊपर टैक्स दो, 1% ऑफ द सेल टैक्स दो, आपकी टैक्स लाइबिलिटी डेट। पिछली बार द गवर्नमेंट केम अप विद अ जीनियस आइडिया कि भाई हम ऐसा करते हैं, इनको भी नॉर्मल टैक्स रिजीम में ले आते हैं, ये भी अपनी सेल निकालें, अपनी कॉस्ट कम करें, जो प्रॉफिट निकलेगा उस प्रॉफिट के ऊपर हमें टैक्स दें। हमारी एक्सपोर्ट्स जो है ना वो तकरीबन है 38-39 बिलियन डॉलर्स की हमने एक्सपोर्ट्स की हैं। कोई भी बिज़नेस आप भी जानते हैं 25-30% के मार्जिन से कम पे काम नहीं करता। अगर इससे कम का मार्जिन हो तो काम ही नहीं करेगा, फायदे कोई नहीं। अगर हम उसका 25% भी निकालें 39 बिलियन डॉलर का, तो तकरीबन 10 बिलियन डॉलर बनता है। हाँ जी, ठीक हो गया। अब मोटा मोटा 40 को कर लेना, 40 का 25% 10 बिलियन डॉलर। जी। मैं 60% टैक्स नहीं कह रहा, मैं कह रहा जी सिर्फ 30% टैक्स ही लगा लें उनके ऊपर, नॉर्मल में आगे ना। हाँ जी, 30% टैक्स लगा लें तो उनका टैक्स का शेयर बनता है तकरीबन $3.25 अरब। बिल्कुल बन गया, 3.25 अरब। 3 अरब डॉलर, सॉरी 3 अरब। आप मुझे बताएं मिला है कि नहीं मिला, कलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं कलेक्ट हुआ। फिर वहाँ पे आपकी FBR की इनकम्पिटेंसी आ जाती है। तो आज फिर गवर्नमेंट को अब रियलाइज़ हुआ कि यार ओहो गलती हो गई ना, इस फाइनेंस बिल में उन्होंने उसको रिवर्स करके दोबारा उसको FTR, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी नहीं है। उसके बाद अपने रीजन की सबसे महंगी इनपुट है, सबसे महंगी बिजली है, सबसे महंगी गैस है। यार जो आ रहे हैं उनको चाहिए, अगेन जो कैपिटलिस्ट माइंडसेट के साथ जो कॉर्पोरेट सेक्टर आएगा ना, उसको वो कहता है कि भाई मैंने पैसे कमाने हैं, मैं ख़ुद भी पैसा कमाऊंगा। जो कैपिटलिस्ट जो साइकोलॉजी है कि मैं भी पैसा कमाऊंगा, मेरे साथ एसोसिएटेड जितने होंगे वो लोग भी पैसा कमाएंगे। आप जब इन तमाम कोई उनको ना सिक्योरिटी सही तरह दे रहे हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी नहीं, और टैक्स रेट रीजन के सबसे ज़्यादा हैं, क्यों आएगा जब उसको बेहतर अपॉर्चुनिटी श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, बांग्लादेश में मिल जाती है? तो ये इश्यूज़ हैं, दीज आर द बेसिक इश्यूज़, हमें इस वक्त जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं एक बड़ा ना सेंसिटिव क्वेश्चन करना चाहूँगा, और इसमें मुझे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं सीखने के लिए, और मैं सुनता भी आया हूँ, शुरू से सुनता आया हूँ कि जनाब जो हमारा बजट है ना उसका 70% 80% तो फ़ौज ही खा जाती है, तो बाकी की रह गया। फ़ौज को मतलब एक अजीब तरह से पोर्ट्रेट किया जा रहा है। तो आप माशाल्लाह इसमें एक्सपीरियंस भी हैं, और मैंने आपकी सारी गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखा है। तो ये जो मिथ है कि जनाब फ़ौज 70-80% खा गई या खा जाती है, इसके पीछे क्या कहता है? देखें, देयर वाज अ टाइम, आई एग्री कि मेरी भी सोच ये थी कि यार वाकई जो है ना फ़ौज 70% खा जाती है, और उसके बाद पीछे बचता ही क्या है। जब थोड़ी सी स्टडी करते हो ना, थोड़े नंबर्स देखें, आप थोड़ा सा बजट को भी देखें, उसको पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि यार इससे बड़ा झूठ शायद हमारी हिस्ट्री में बोला ही ना गया हो। अच्छा। हाँ, देयर वाज अ टाइम, अयूब खान के दौर तक था कि वो 60-65% तक बजट था, लेकिन आफ्टर दैट नहीं। हमारे बजट का 17% आपके डिफेंस का है, 17% डिफेंस। हमारे बजट में सबसे बड़ा खर्चा जो है ना वो तकरीबन 49% के करीब वो ये इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं। अच्छा। जो हमने कर्जे लिए हुए हैं उनकी पेमेंट है। उसके बाद आपकी आती है पेंशन्स, जो एक बहुत बड़ा देव है। उसके बाद कहीं जाके डिफेंस का आता है, और डिफेंस का जो 17% है, मतलब यू कैन डिफर विद मी, बट आई एम एन एडवोकेट कि यार ये कम है। अच्छा। आपको बढ़ाना चाहिए इसको। देखें,
प्रॉब्लम ये है कि हम जिस खित्ते में रह रहे हैं ना, अभी कुछ ईरान से मामलात बेहतर हुए हैं, लेकिन 4 में से 3 बॉर्डर तो आपके हॉट हैं। बिल्कुल। इंडिया के साथ आपके मसाइल हैं, ईरान के साथ आपके मसाइल रहे। अभी पिछले साल ही आपकी मिसाइल्स का एक्सचेंज हुआ है एक दूसरे के ऊपर। अफगानिस्तान के साथ क्या हालात हैं वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है वो कहने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, कोई भी हो जाए, चाहे PTI की है, चाहे नून लीग की है, पीपल्स पार्टी की है, कोई भी है, वो अपने इदारे को बनाना, अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं ना उनको बनाना ही नहीं चाहते। अभी से लाभ आया है वज़ीराबाद में, कौन रेस्क्यू करने आया है? फौज। कोई मुजाहरे शुरू हो जाएं, किसको बुलाया जाता है? फौज। कोई मुजाहरा हो जाए, कोई प्रोटेस्ट हो जाए, किसको गवर्नमेंट बुलाती है? फौज। जब आप हर काम आपने फौज से ही कराना है तो बजट चाहिए ना उन्हें। ठीक है, अगेन दैट इज़ अनदर डिबेट कि आपके जो 4 में से 3 बॉर्डर्स हॉट क्यों हैं, वो अलग डिबेट है। आज हैं, बिल्कुल हैं, आपको उसको डिफेंड करना है, बका के लिए करना ज़रूरी है। देखें, एक शायद मैं कहता हूँ डिफेंस वो वाहिद मैटर है जहाँ पे आप अपने से 6-7 गुना बड़ी एरिया वाइज मुल्क इंडिया अपने से 10-11 गुना बड़ी इकॉनमी को टक्कर देते हैं बहुत जगह पे। जिस तरह अभी भी मई में आपने उनके साथ जो किया है, मतलब ये डिफेंस ही है ना, एक फ़ौज ही वाहिद अदारा है जिसके ऊपर आप प्राइड से कह सकते हो कि यार नहीं, दे आर डिलीवरिंग। हाँ जी। इसलिए आपका 17% बजट कम है। और तीसरी बड़ी मज़े की चीज़ बताता हूँ मैं आपको, आपके मिथ को ना बस्ट करने के लिए ये, और बाकी व्यूअर्स के मिथ को बस्ट करने के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। वे 5th लार्जेस्ट इकॉनमी या कंट्री है दुनिया का, 5वां बड़ा मुल्क। डिफेंस बजट में हमारी रैंकिंग क्या है? ये भी तो ज़ाहिर उसी हिसाब से होनी चाहिए। डिफेंस स्पेंडिंग में हमारी रैंकिंग है 29वें नंबर पे हम स्पेंड करते हैं। अच्छा। जितना बड़ा मुल्क है, जितनी हमारी फ़ौज है, उसके हिसाब से हमारी स्पेंडिंग कम है। अगेन ये बात के ऊपर शायद काफ़ी लोग मेरे से नाराज़ हों, लेकिन हकीकत है। तो इसमें सर ये बात चले क्लियर होगी कि फ़ौज जो है वो यहाँ पे अपना रोल अच्छी तरह प्ले कर रही है। तो एक और बात जो सुनने में आती है कि जनाब जो हमारे तरसीलात ज़र हैं वो बहुत क्रॉस कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग बाहर भी जा रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग बाहर जा रहे हैं, ज़ाहिर बात है वो भी तरसीलात ज़र करेंगे, तो क्या ये मैशियत के लिए ठीक है? सर इस वक्त देखें, शुक्र करें कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, उन्होंने तरसीलात जो भेजी हैं, हमें रेमिटेंस भेजी है, वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। हिस्ट्री में कभी इतनी हुई 38-39 बिलियन डॉलर की आपको तरसीलात आई हैं, और यही वेंटिलेटर पे जो हमारी मईशत है उसको सांसें दे रही है, ये जो अफराते जो हमारी फ़ॉरेन रेमिटेंस है, ठीक है। और ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, तो इज़ नो डाउट अबाउट इट। मसला ये है कि गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हमारी जो ये इकनॉमिक स्टेबिलिटी है, हमारी पॉलिसी ऐसी है, हमारे पे ट्रस्ट इतना है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी ना वो ज़्यादा पैसे भेज रहे हैं। हालांकि हकीकत ये है क्योंकि यहाँ पे महंगाई है, क्योंकि यहाँ पे बेरोज़गारी है, बाहर जो गए हुए हैं लोग उनको ज़्यादा पैसे भेजने पड़ रहे हैं अपनी फैमिली जो पीछे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। इसकी गवर्नमेंट की पॉलिसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे महंगाई का तूफ़ान लेके आई हुई है, जो बेरोज़गारी है, उसकी वजह से बाहर गए हुए लोगों को ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, भेजने पड़ रहे हैं, ताकि उनको वो सर्वाइव करा सकें। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि यार थोड़ा सा ना हम इसका ब्रेक डाउन करते हैं। आपका पाकिस्तान का तकरीबन 1.25 करोड़ बंदा एक्सपैट है बैरून मुल्क मुकीम है, जिसमें से 80-85% आपका गल्फ़ में है, सऊदीया, ओमान, कतर, UAE, और उसका भी मेजॉरिटी परसेंट जो है वो लेबर वर्क फोर्स है, वो मजदूरी कर रहा है। हमने टेक्निकल फ़ौज नहीं भेजी, हमने टेक्निकल वर्क फोर्स नहीं भेजी, मजदूर भेजे। आप यही देख लें, फ़िलिपीन के तकरीबन एक कंपैरिजन के लिए 25 लाख लोग बैरून मुल्क मुकीम है। 25 लाख, हमारा 1.25 करोड़, उनका 25 लाख। उनकी फ़ॉरेन रेमिटेंस उतनी ही है जितनी हमारी फ़ॉरेन रेमिटेंस है। अच्छा। 5 गुना कम लोग उतनी ही फ़ॉरेन रेमिटेंस भेज रहे हैं जितनी हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी भेज रहे हैं। क्योंकि अगर आपने विज़िट किया हो, आपका कभी चक्कर लगे गल्फ़ साइड पे दुबई वगैरह में जाने के लिए, तो हम लोग मजदूरी कर रहे हैं। पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर आपको मेजॉरिटी पाकिस्तानी मिलेगा, लेकिन फ़िलिपिनो कहाँ पे होंगे? वो वाइट कलर जॉब में होंगे। आप दुबई मॉल में जाएंगे, वो आपको हर स्टॉल में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे। आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ पे आपके ऑर्डर टेकर्स मिलेंगे, आपके वेटर्स मिलेंगे। तो देयर इज़ नो रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड के उनकी तनख्वाहें, उनकी सैलरीज़ हमारी लेबर फोर्स से ज़्यादा हैं।
और अगेन एक और जो है ना, आज की तारीख में ये है, हुकूमत बड़ी खुश है, हम लोग बड़े खुश हैं कि यार हमारे फ़ॉरेन जो मुकीम भाई बहनें हैं वो हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ फॉरेन रेमिटेंस। लेकिन अगले 10-15 साल में सिचुएशन बहुत बुरी हो जानी है। जो यही लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं ना, जो वहाँ से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ये पाकिस्तान वापस आ जाएंगे और आपके ऊपर इकॉनमी के ऊपर बर्डन होंगे जिसके ऊपर कोई सोच नहीं है। उसकी रीज़न है जितनी टेक्नोलॉजी की डिस्ट्रप्शन हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, आ जाएंगे वापस। हम आजकल बात कर रहे हैं ना एआई हर जगह, एआई रोबोटिक्स एआई और रोबोटिक्स जो है ये लेबर फोर्स की नौकरियां खा जाएगा। चाइना, हांगकांग, वहाँ पे ऑलरेडी शुरू हो गया है कि जो डिलीवरीज़ हैं घरों में जो करनी है वो ड्रोन्स के थ्रू हो रही हैं। सेल्फ सर्विस ऑर्डर्स, सेल्फ सर्विस पिकअप्स आपके रेस्टोरेंट में शुरू हो गए हैं। आप अपने एआई के बॉट को बताएं कि आपको क्या आपने ऑर्डर करना है, किस तरह की उसकी स्पेसिफिकेशन है, ऑर्डर टेकर्स ख़त्म हो रहे हैं। लेबर को चाइना एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है कि आपके रोबोट्स वो ले आए हैं, उसकी अभी स्टैंडर्डाइज किस्म की टेस्टिंग चल रही है, उनको काम दिए जा रहे हैं। तो आपकी लेबर वर्कफोर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस एआई एंड रोबोटिक्स डिस्ट्रप्शन। व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इट? तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कौन से प्लान करने चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें बेहतर हो सकें? सर देखें, सबसे पहले जो गवर्नमेंट को करने की ज़रूरत है ना, मैं कहता हूँ अगर ओवरऑल इकॉनमी को बेहतर करना है, डीरेगुलेशन करने की ज़रूरत है। ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया हुआ है कि किसी ने कोई काम करना चाहे भी सही तरीके से वो नहीं होता, उसको फैसिलिटेट करने के बजाय हर्डल्स क्रिएट हो जाएंगी। बिल्कुल हो जाएंगे कि यहाँ से एनओसी लो कभी, इस डिपार्टमेंट से एनओसी लो कभी, यहाँ से अब तो इन्वायरमेंटल वाला भी आ गया कि इन्वायरमेंटल का भी अप्रूवल लो। उसके बाद इतने आप मुश्किल करते जाएंगे उन लोगों के लिए काम करना, तो वो फिर अल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। सबसे पहले डीरेगुलेशंस, बिल्कुल। एक दूसरी चीज़, हुकूमत को अपना साइज़ कम करना पड़ेगा, मिनिस्ट्रीज़ कम करें। देखें अमेरिका पाकिस्तान से कितना बड़ा है? तकरीबन 33 करोड़ उसकी आबादी है। अमेरिका की 16 मिनिस्ट्रियाँ हैं। अच्छा, बस 16 मिनिस्ट्री। जापान की बाय लॉ 16 मिनिस्ट्रियाँ हैं। उससे तो मिनिस्ट्रीज़ नहीं कर सकते। देखिए 18वीं तरमीम आपने कर दी, 18वीं तरमीम के बाद आपने बहुत से डिपार्टमेंट्स जो हैं ना वो सूबों को दे दिए। हेल्थ दे दिया, एजुकेशन दे दी, लॉ एंड ऑर्डर दे दिया, एग्रीकल्चर दे दिया, प्रॉपर्टी दे दी, ये सारे बल्दियात दे दिया। ये सारे कौन से मैटर हो गए? प्रोविंशियल मैटर। ठीक है, फेडरल का काम वफाक का ख़त्म हो गया। आज भी वफाक में इनकी मिनिस्ट्रियाँ क्यों हैं? मुझे इस चीज़ की समझा दें रीज़न कि भाई जब मैटर ही वो प्रोविंशियल है तो वफाक में मिनिस्ट्रियाँ क्यों हैं? एक मिनिस्ट्री अरबों रुपए की पड़ती है एक साल में, और उसका बर्डन कौन उठाता है? मैं, आप और आम बंदा। ठीक है, साइज कम करें, 2 हो गया। तीसरी चीज़, एनएफसी को रिविजिट करें। ठीक है, वो कहते हैं ना व्हेन यू आर इन ए होल स्टॉप डिगिंग। आप ऑलरेडी होल में हो। एनएफसी आइडिया वाइज इट्स अ वेरी गुड थिंग। जितना फेडरल गवर्नमेंट वफाक हमारी कमाती है ना, जो उनका बजट होता है उसका 57.5% आपने सूबों में तकसीम कर देना है। जो बाकी रह गया उसमें उनकी डेट सर्विसिंग, डिफेंस, XYZ, हायर एजुकेशन वगैरह में उसको लगता है। वफाक ने सूबों में तकसीम कर दिया 57.5%। क्राइटेरिया क्या है? पॉपुलेशन। कि आपकी मेरी पहले बात आपने की कि जी पॉपुलेशन के ऊपर मैंने कहा क्यों नहीं फोकस पॉपुलेशन कम करने का। उसकी रीज़न है कि एनएफसी का शेयर कम हो जाता है। आपने पॉपुलेशन की बेस के ऊपर आपने डिवाइड कर दिया। आपको पता है टोटल एनएफसी का 80% पंजाब और सिंध में चला जाता है। बिल्कुल, आबादी ज़्यादा। आपको ये चेंज करने की ज़रूरत है। आपको इस वक्त क्राइटेरिया चेंज करना है कि भाई आबादी के ऊपर नहीं, हाँ आबादी में फैक्टर होगा, 20% आबादी की बेस पे होगा, 10% जो कि रेवेन्यू इकट्ठा करेगा। सूबे आजकल रेवेन्यू इकट्ठा करते नहीं, कहते जी वफाक करता रहे, हमारा कोई काम नहीं है। हालांकि प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह कलेक्ट करना सूबों की जिम्मेदारी है। पूरे पाकिस्तान में 8 अरब का टैक्स प्रॉपर्टी का जमा हुआ है पिछले साल में, उसी दौरानिए में। फिर अगेन एग्जांपल इंडिया की आ गई। मुंबई में 250 अरब रुपया जमा किया है प्रॉपर्टी टैक्स ने, सिर्फ मुंबई ने। कराची से भी छोटा है, लाहौर से भी छोटा है एरिया वाइज मुंबई। 250 अरब, और हमारे पूरे पाकिस्तान का 8 अरब। आपको उनको इन्फोर्स करना होगा कि जी आपको ये क्राइटेरिया बनाएंगे ना उसकी बेस के ऊपर कि सिर्फ पॉपुलेशन की बेस पे नहीं मिलेगा। 20% पॉपुलेशन, 10% जो रेवेन्यू इकट्ठा करेगा, 20% जो ज़्यादा एजुकेशन पे काम करेगा, लिटरेसी रेट बढ़ाएगा, 10% जो आपके हेल्थ के इनिशिएटिव्स के ऊपर काम करेगा, 15% जो एनवायरमेंटल, जो आपकी कार्बन फुटप्रिंट कम करने के ऊपर काम करेगा। आप ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनाएं
उसकी बेस के ऊपर एक तो फेडरल से प्रोविंस में भेजें, उसके बाद सिर्फ एनएफसी ज़रूरी नहीं है, आपको पीएफसी भी चाहिए ना। जो आइडिया था वो ये था कि वफाक से सूबों में, सूबों से डिवीज़न में और डिवीज़न से डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। तो एनएफसी वो कहते हैं ना, इट इज़ नॉट ए डेवोल्यूशन ऑफ पावर, इट्स एन एक्यूमुलेशन ऑफ पावर। सूबों ने पावर जमा कर ली है अपने पास। मतलब आप देखें 57.5% टोटल आपका सूबों के पास गया, उसका भी 62-63% जो है वो पंजाब के पास आ गया। तो वो तो अंदाता है। हाँ। इतना बजट है, आप उसके बाद उसको तकसीम नहीं करे। एक बड़े मज़े की एक मूवी थी, उसमें वो हीरो कहता है कि जी मैं हाफ रॉबिन हुड हूँ, मैं अमीरों से लेता तो हूँ, गरीबों को देता नहीं। हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो भी हाफ रॉबिन हुड है, वो वफाक से ले तो रही हैं, देती नहीं है, डिवीजन तो डिस्ट्रिक्ट को दे नहीं रही, उससे हो के रही, उनकी स्वाबदीद हो गई। हम क्यों कहें तख्ते लाहौर, लाहौर जाओ तो लगता ही नहीं कि ये पंजाब का हिस्सा है। आप मुजफ्फरगढ़, मियाँ चुनू, आप अटक, कोहाट जाके देखो, वो लगता है ये एक अलग दुनिया है, ये एक अलग दुनिया है। क्योंकि सारा जो बजट है वो सूबे ने अपने पास रखा, उसको उन्होंने डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट तक नहीं भेजा, वहाँ पे लगा नहीं। अब हमारे एमपीए एमएनएस क्या कर रहे होते हैं, वो सूबों के पीछे, वो सीएम के पीछे फिर रहे होते हैं कि यार हमें थोड़ा डेवलपमेंट बजट दे दो, हम कोई सड़क बना लें, कोई नाली बना लें। इससे आगे की तो सोच उनकी होती ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ से मिलना भी कुछ नहीं, शायद यही कुछ मिल जाए। जब आपके पास पीएफसी करें, आप उसको इंश्योर करें कि यार आपका डिस्ट्रिक्ट तक जा रहा है बजट, वहाँ पे भी क्राइटेरिया बना लें कि जो डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा काम करेगा हेल्थ पे, एजुकेशन पे, उसको ज़्यादा फंड मिलेंगे। सिर्फ पॉपुलेशन नहीं, एक कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा। फिर लोग ज़्यादा कोशिश करेंगे, आपके पॉलिटिशियन कोशिश करेंगे कि यार हमारा हेल्थ का सिस्टम बेहतर हो ताकि फ़ंड ज़्यादा आए, हमारा एजुकेशन का सिस्टम दूसरे डिवीजन से, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बेहतर हो ताकि हमारे पास फ़ंड ज़्यादा आए। बिल्कुल बिल्कुल, एग्री। ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ प्राइवेटाइजेशन। 100 अरब के करीब हर साल हमारी लॉस मेकिंग एंटिटीज़ गवर्नमेंट की टैक्स पेयर का पैसा खा जाती हैं। 100 अरब सिर्फ पीआईए ने लास्ट 2 साल में 80 अरब का लॉस किया, लास्ट 2 साल में कंबाइन उसका 80 अरब का। यार इनको अगर आप कहते हो कि लॉस की बजाय आप अगर जो कहते हैं 10 अरब के आए ऑपरेशंस को अगर आप प्रॉपर्टी अलग कर दो, ऑपरेशन से कोई मुफ्त भी लेता है ना तो हाथ जोड़ के कोई खुदा का वास्ता ले लो। अगर आप मुफ्त भी देते हो ना तो 10 अरब जो 100 अरब का आपका लॉस हो रहा है, कम से कम वो बच जाएगा ना। मैंने आज ये स्टील मिल और ये पीआईए को साइड पे कर दें, जो 100 अरब मैं हर साल पे कर रहा हूँ, जो गवर्नमेंट पे कर रही है, वो बच जाएगा। तीसरी चीज़ है अपनी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अपने नौजवानों को एम्पावर करें, एजुकेशन से उनको एम्पावर करें। वो कहना है उनको डेवलप करें। वो कहते हैं ना, यू कैन नॉट हैव ए डेवलप्ड इकॉनमी और ए कंट्री विद अनडेवलप्ड पीपल। जब तक आपके लोग डेवलप नहीं होंगे, आप इकॉनमी को डेवलप नहीं कर सकते। आपको करना पड़ेगा, आप उनके लिए कोर्सेज, स्पेशली फोकस ऑन आईटी। शॉर्ट टर्म नहीं होगा, 10-15 साल लगेंगे, लेकिन आज स्टार्ट करेंगे तो 15 साल का पीरियड शुरू होगा। आज से 2 साल बाद शुरू करेंगे तो 15 साल मज़ीद आगे हो जाएंगे। एजुकेशन के ऊपर फोकस करें। अगेन मैं वो रिपीट कर रहा हूँ, 2,70,00,000 बच्चा स्कूल गोइंग एज का स्कूलों से बाहर है। हमने क्या कम्पीट करना है दुनिया से? इंडिया के मैंने 3 जो शहरों की बात की, तीनों क्या कर रहे हैं? आईटी एक्सपोर्ट। इंडिया ने अपने ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर स्पेंड किया। आज वो 3 शहर आईटी एक्सपोर्ट्स के ऊपर पूरे पाकिस्तान का 3 गुना कमा के दे रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को। पाकिस्तान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पता किधर है? 168वें नंबर पे, 168 नंबर पे। मुझे नहीं पता उसके बाद कोई मुल्क रह भी जाता है पीछे के नहीं। एंड तीसरी चीज़, मे बी मैं आई विल साउंड क्रेजी, लेकिन आप एफबीआर को ख़त्म करें। एफबीआर को ख़त्म कर दें। आपने ऑल्टरनेट सिस्टम खड़ा कर दिया जिसको प्रॉल कह रहे हैं, पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड। आप उसको एम्पावर करें। जितनी इंट्रैक्शन हमारी हो रही है ना, एक आम बंदे की, एक बिजनेसमैन की, जो सिस्टम से हो रही है, वो प्राल से हो रही है। अब प्राल को थोड़ा और बिल्ड करें, एफबीआर को आप कम करें, एफबीआर को वेपनाइज करना ख़त्म करें। अभी तो इस फिस्कल बिल में बड़े मज़े की ले आई थी, फाइनेंस बिल में ले आए थे कि जी 37A आई गेस आर्टिकल के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, कि आप एफबीआर के जो कमिश्नर हैं उनको या एफबीआर पर्सनल को आप ये अथॉरिटी दे दें कि वो किसी भी बिजनेसमैन को शक की बुनियाद के ऊपर 14 दिन के लिए अरेस्ट कर ले विदाउट कोर्ट ऑर्डर्स।
मतलब आप एक ऑलरेडी देख रहे हैं कि वो अदारे में प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, आप उसके वेपनाइज भी कर रहे हैं। और लास्टली टैक्स रेट्स कम करें, टैक्स बेस बढ़ाएं, टैक्स नेट बढ़ाएं। जो मैंने बात की, आपको रिटेलर्स, होलसेलर्स, ये ईटरीज़ वाले, आपके प्रोफेशनल्स जो डॉक्टर्स अपने अपने लगा के बैठे हुए हैं, या और एग्रीकल्चर, इनको टैक्स नेट में लेके आए। सर यकीन करें, मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि मैंने इससे पहले सीखा ही कुछ नहीं था। आज की पॉडकास्ट से मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपसे थोड़ा सा टाइम लेंगे ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल जो चीज़ें लोगों के साथ शेयर की जा सके। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे और सर करमला साहब को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।